पुनः एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मैं इंजीनियर नवनीत सिंह राठौर आपका देहिया आईएएस अकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम फिर से जो हमारे संस्थान के गौरव हैं उन चयनित अधिकारियों के साथ बैठे हैं। आप सभी का स्वागत है सर। थैंक यू सर। आप सभी को हमारे जो युवा वर्ग हैं जो आपको जानना चाहते हैं, आपकी सफलताओं को जानना चाहते हैं, उनके लिए पुनः हम एक बार अधिकारियों के समक्ष बैठे हैं। ये वो अधिकारी हैं जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 2019 परीक्षा परिणाम के पश्चात चयनित हुए हैं और ये उस शायर की पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से चरितार्थ करते हैं कि उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां मेरे लिए कुछ कम है। तो ये वो अधिकारीगण हैं जो एक सफलता का इतिहास तो रचा ही है, साथ ही साथ इन्होंने आगे के लिए क्या रणनीति अपनाई है और इस मुकाम के लिए उन्होंने क्या कुछ अपने लिए किस तरह की योजनाएं रखी थी जिसको कहा जाए कि उस पर चलकर उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पहली अधिकारी हिना टंडन जी। तो हिना टंडन जी, जैसे कि आप इनके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। ये बिलासपुर से हैं हिना टंडन जी और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में नायब तहसीलदार के पद पर इनको लोक सेवा आयोग से चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ में ये 238वें स्थान के साथ आप चयनित हुई हैं, आपको बहुत बहुत बधाई मानी। मुझे आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम हिना टंडन है, मैं बिलासपुर से हूँ। 2018 से मेरा ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। 2017 तक मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से कनेक्टेड थी और 17 मैंने गेट क्लियर किया है। उसके पहले मैं NIT जमशेदपुर से मेरा एमटेक किया है जी सर। तो उसके बाद फिर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं हमेशा से ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, बिल्कुल हर कोई कर सकता है। और ये मतलब जर्नी बहुत आसान भी नहीं थी, बहुत कठिन भी नहीं थी, परंतु ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पर कि आप उस जर्नी को कैसा लेते हैं। अगर आप एक इजी वे में इसको लेना चाहेंगे तो ये बहुत अगर हंसते खेलते भी आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। तो मैम, आपको जैसा आपने बताया कि एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से आपने अभियांत्रिकी की कक्षा आपने डिग्री की है, तो अभियांत्रिकी जब आपने सेलेक्ट किया उस समय क्या कोई विजन था कि आप लोक सेवा आयोग में तैयारी करेंगी, कि उस समय आपको जो भी आपने ब्रांच किया था उसमें आगे बढ़ना है, एमटेक करना है? जैसे आपने बताया कि गेट क्वालिफाई आपने किया है, तो गेट क्वालिफाई करने के बाद एमटेक करने का कोई इरादा या उस फील्ड में जाने की कोई इच्छा थी? जी सर, ये बेसिकली मेरे इंटरव्यू का भी क्वेश्चन था ये। अच्छा। तो एक्चुअली वहाँ पर भी मैंने यही जवाब दिया था और ये सच है कि मतलब जब मैंने टेक्निकल फील्ड चूज़ किया था तब मैं इसकी भी हाईएस्ट डिग्री को अचीव करना चाहती थी, PhD करना चाहती थी। बट जब वहाँ पर मैंने एमटेक की पढ़ाई की, इस दौरान मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए शायद मैं वो जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर भी मैं छोटे छोटे बच्चों से कनेक्ट होती थी। वहाँ पे मैंने मैथ्स की क्लास ली है, छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो फिर मैंने ये फील किया कि शायद मैं एक सोशल वर्कर के रूप में और एक समाज के लिए शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मे बी मेरा टेक्निकल फील्ड में अगर मैं शायद रहूँ तो मैं उतना जस्टिस खुद के लिए नहीं कर पाऊँगी और शायद इस फील्ड को मैं अपना ज़्यादा डिवोट कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया। तो हिना टंडन जी, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो भी अभी हजारों लोग इसको देखने वाले हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो आप बता सकती हैं कि ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा अगर कोई इंजीनियर देता है तो दूसरों से वो कैसे अलग हो सकता है, या वो क्या वो दूसरे
के लिए वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा बहुत आसान होती है इंजीनियर की अपेक्षा, या इंजीनियर के लिए वह परीक्षा थोड़ी सी आसान हो जाती है? सर इसका जवाब मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूँगी कि हम जब भी मतलब इंजीनियर्स बेसिकली मल्टीपल मतलब उनके सीटीज होते हैं, फिर एग्ज़ाम होते हैं, हम 8 सेमेस्टर में मैनी टाइम्स हम एग्ज़ाम देते हैं, और ऐसा भी होता है कि हम मॉर्निंग इवनिंग हमारा टेस्ट भी होता है, तो मतलब हम ऑलरेडी उस चीज़ से गो थ्रू हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के उस पैटर्न से, तो मे बी इसलिए वो थोड़ा इजी हो जाता है इंजीनियर्स के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जस्ट इंजीनियर हैं तो आप निकाल सकते हैं, बट जो मेहनत करता है सर वो यहाँ पे मेरे साथ ही होंगे जो शायद नॉन टेक बैकग्राउंड से भी होंगे, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है। हम यूपीएससी में भी देखते हैं सर, तो जिनको करना है सर वो कैसे भी कर सकते हैं, डजंट डिपेंड कि वो कौन से बैकग्राउंड से है। तो क्या हम समझें कि आपका सफ़र यहाँ से मतलब जो अचीव करना था आपने अचीव कर लिया, और सफ़र अब यहाँ से ख़त्म है, अब एक कर्मचारी अधिकारी की तरह आप सेवाएं और आजीवन देंगी? नो सर, ये मेरा पहला कदम है। अच्छा। मैं इसे अपना पहला कदम मानती हूँ, और मुझे अब दूर तक जाना है, और सबको एक जो अगर आप गोल डिसाइड करें तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक गोल एटलीस्ट बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम जब गोल ही बड़ा सेट करेंगे तब हमें शायद नीचे हम पहले पायदान पे हो सकता है कि आप नीचे स्टेप से स्टार्ट करें, लेकिन आप गोल बड़ा रखेंगे तो आप समहाउ उसके लिए जरूर प्रयास करेंगे और किसी न किसी दिन आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे। ये आपका जो सफलता था, ये कितने अटेम्प्ट आपने दिए थे? सर 2018 मेरा पहला प्रयास था, वहाँ मैं प्रीलिम्स में 3 मार्क्स से चूक गई थी, और ये जो था ये मेरा द्वितीय प्रयास था, लेकिन मेंस मेरा पहला था। मतलब दूसरे प्रयास में आपने क्लीन बोल्ड कर दिया? जी प्री मेंस और इंटरव्यू जी की बात है। बहुत बहुत बधाई आपका। देखिए एक सफलता की मिसाल यहाँ पे घड़ी गई है। मैडम हमारी हीना टंडन जी दूसरे प्रयास में प्री मेंस और इंटरव्यू ऐसे उन्होंने निकाला कि मेंस का उनको कोई और कोई एक आध बार मेंस तो उन्होंने निकाला नहीं था जिसका उनको अनुभव हो, लेकिन उन्होंने पहला मेंस का अटेम्प्ट किया, उसको उन्होंने निकाला। उसके पश्चात इंटरव्यू भी उनका पहला था, वो भी उन्होंने निकाला। तो कहीं ना कहीं ये दृढ़ इच्छा शक्ति और मैं डर लूँगी, ये जो आत्मविश्वास होता है यह इस परीक्षा के लिए सबसे बड़ा समझिए संजीवनी होती है। तो अब हम इसी क्रम को आगे ले जाते हुए हम चलते हैं उमेश वर्मा जी के पास। उमेश वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और दिल्ली IAS आपको आपके इस सफलता के लिए बधाई देता है। उमेश वर्मा जी तिल्दा से हैं, और तिल्दा से ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए 102 नंबर पे चयनित हुए हैं, और चयन के पश्चात ये कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर ये हासिल होने वाले हैं, और इसके लिए हम इनको पुनः संस्थान की ओर से बधाई देते हैं। उमेश वर्मा जी, आपका ये प्रयास पहला था या आपने प्रयास किया था? नहीं सर, मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पहले 4th attempt था? जी सर, 4th अटेम्प्ट था। पहले प्रयास में सर प्री नहीं निकला, उसके बाद 2 में सर मेंस नहीं निकल रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर ये सर इसमें मेंस प्री मेंस इंटरव्यू सर मतलब आपने ये चौथा प्रयास आपने दिया? हाँ, 2019-16 सर चौथा प्रयास था सर। तो आपको हर जो पहला प्रयास दिए, द्वितीय तृतीय दिए, तो कहीं आपको स्वयं को पता चल जाता था कि मेरा सिलेक्शन में कहीं पे कुछ कमी हो रही है, कि कहाँ पर मैं कहीं पर मेरा फॉल्ट है, कहीं पर मेरी गलती है, आपको स्वयं पता चलता था कि जी सर, मतलब जैसे प्रीलिम्स नहीं हुआ 2016 में, तो ऐसा हुआ कि सर प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो पूरा फोकस उस समय क्या हो गया कि प्रीलिम्स में ही देना है, तो पूरा वो साल सर प्रीलिम्स में ही निकल गया, मतलब प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा फोकस हो गया। तो उससे क्या हुआ, इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं हुई, मेंस छूट गया। फिर ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बना कि प्री तो हो गया था लेकिन मेंस कुछ नहीं हुआ, फिर उस साल को मेंस नहीं हुआ। फिर अगले साल का सर फिर से प्री मेंस दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 645 रैंक था, मतलब 645 नंबर आया, 1222 रैंक था। फिर समझ आया सर कि पेपर ना मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, जो बोलते हैं कि पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए और अच्छे से अटेम्प्ट होना चाहिए, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। वही गलती सर मैं 4th अटेम्प्ट में सुधारा, पूरा अटेम्प्ट किया और टू द पॉइंट आंसर लिखा, है ना। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैंने वो आंसर दिया, ये नहीं कि मेरे को जो पता है मैं वो आंसर दूँ।
वही सर 1222 उस समय रैंक आया था, इस समय 102 में आया सर। तो इसमें आप सबसे बड़ा सहायक किस चीज़ को मानते हैं? जैसे मतलब एक पेपर सर इसे गाइडेंस का है, मेरे को लगा ना जैसे आप रायपुर जाना है, आप बिलासपुर के कितना भागो है ना, आप रायपुर नहीं पहुंच पाओगे, तो वही इस पेपर पूरा गाइडेंस का है। आपको हर सब्जेक्ट हर पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको गाइडेंस चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस आपको हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए सर। सौरभ सर का मिला सर, उसका पूरा योगदान है, मतलब बहुत बड़ा योगदान है, उस शब्द से बोला नहीं जा सकता। तो इसमें जैसे आपने सौरभ सर का नाम लिया, तो ये तो निश्चित है कि सफलता में सहयोग की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, किसी भी का हो, कोई ना कोई एक द्रोणाचार्य तो बनाना पड़ता है जो लक्ष्य को निर्धारित करने में आपका योगदान दे। तो यहाँ पर अगर जैसे हम संस्थान की बात करें तो दिल्ली IAS एकेडमी आपको ऐसा कभी फील हुआ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कमी है तो मैं कुछ और करूँ, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं PSC नहीं निकल पाऊँगा तो मैं कुछ दूसरे क्षेत्र में प्रयास करूँ? नहीं सर, यहाँ आने के बाद ना संतुष्टि लगा, मतलब कि अब लगा कि नहीं जो चाहिए था ना, वो जो कमी हो रही थी वो यहाँ पूर्ण हो गया। मतलब यहाँ आने के बाद जैसे आपके पास ना कॉन्फिडेंस पहले से होता है कि जैसे भी आपको पता नहीं होता है, संस्थान वही आपको बता देता है कि सर बताते हो मोटिवेट कि भाई आप में मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है आपको बस वो पूरा बाहर निकाल देते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस को आपको पूरा बाहर बता देते हैं, मतलब उससे आपका सिलेक्शन हो जाता है सर, यही है, मतलब संतुष्टि मिलता है। इसके बाद आपको कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं। आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप भी मैकेनिकल? जी सर। इंजीनियर की फौज है शायद। अभी हम M.Tech पास की थी, मैम उनसे बात किए थे, अब एक मैकेनिकल इंजीनियर से। ऐसा बोला जाता है मैकेनिकल इंजीनियर मल्टी डायमेंशनल होते हैं, तो आप ये चरितार्थ कर रहे हैं। तो मैकेनिकल में भी आगे रुचि थी पढ़ने की, कि अचानक आपका फिर ये मन बदला कि लोक सेवा आयोग में चला जाए? सर मैं गेट पे किया, 2016 ही पास आउट हुआ, उसी साल गेट निकाला। फिर 2016 में ही जुलाई अगस्त में इसरो का एग्ज़ाम होता है साइंटिस्ट को, उसमें सर 20 मार्क्स से रह गया था। फिर उसके बाद सर थोड़ा सा लगा मतलब आगे फिर कैसे, मतलब ये फील्ड मेरे स्वभाव का नहीं ऐसे लग रहा था, मतलब मैं कि इसमें PSC में सर ऐसा डायमेंशनल आपको डेस्क जॉब मिलेगा या फिर फील्ड में जाने को मिलेगा, अलग अलग विभाग के साथ काम करने को मिलेगा। मुझे लगा सर स्वभाव मेरा ना इसी में है, तो सर मैंने फिर PSC वहीं से फिर सेलेक्ट किया और फिर मैंने छोड़ा नहीं, और जिसका परिणाम जैसा आपको पोस्ट मिला है ये तो राष्ट्र के योगदान का पोस्ट है, या राष्ट्र का योगदान, जो राष्ट्र पूरा टैक्स से ही चलता है, उन्नति उससे होती है, विकास की गाथाएं उससे लिखी जाती है। आपको ये पद मिल गया है तो आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ सर संतुष्ट तो है, लेकिन क्या आगे बढ़ने का कोशिश सब अपने चाहते हैं कि अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, अपना क्षमता थोड़ा आकलन करें और अच्छा देखें। तो सर वही है कि अभी रुकना तो नहीं है, और एक दो मतलब अच्छे पोस्ट जैसे एम रहता है, एक में डिप्टी कलेक्टर सर, वही मेरा भी है। तो प्रथम इंटरव्यू का जब आपको कॉल आया कि इस तारीख को इंटरव्यू है, तो मन तो थोड़ा विचलित हुआ होगा कि ये पहला इंटरव्यू है, कैसा करूँगा क्या करूँगा? सर उस दिन का आपको मैं अनुभव बताता हूँ। जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो प्री का तो चलो देखते थे एक बार में उतना नहीं लगता, चलो मेंस के लिए हो गया, लेकिन जब मेंस का हुआ ना सर, तो वो रोल नंबर है जैसे PDF में डालते हैं ना, तो वो ग्रीन होते जाता है, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करके 4 बार देता हूँ और मैं बोला इसको ये पेन से भी लिख के देखो, गलत हो रहा होगा थोड़ा सा करके, फिर लिख के वहाँ मैं भर के देखो, मेरे ग्रीन में, हाँ अब फिर संतुष्ट लगा, नहीं मेरा हो गया है मेन इंटरव्यू दिएगा। उसके बाद फिर यही फीलिंग था सर, और फिर इंटरव्यू के बाद वाला जो था सर वो भी 102 है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये था कि पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे करके ना, लेकिन जब पोस्ट मिला, फ्रेंड का कॉल आया, मेंस के समय भी उसने ही कॉल किया था, फ्रेंड था, इंटरव्यू के समय भी उसी कॉल किया, भाई आपको पोस्ट मिल गया। उसके बाद 2 दिन तक तो सोया नहीं, ऐसा टाइप कुछ फीलिंग सर। मतलब खुद को यकीन दिलाने के लिए भी 2-3 प्रयास चाहिए। ये कुछ बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो छोटा नहीं है। लोक सेवा आयोग लाखों से छट के 1000 होते हैं, और 1000 से छट के सैकड़ों में आ जाते हैं, और सैकड़ों से होके कुछ नंबर पे आ जाते हैं। वो कुछ नंबर में लाखों में से लोगों का निकलना,
यह आसान नहीं होता है। और ये जो हम अभी उमेश वर्मा जी से जिस तरह का हमने सुना कि 4 बार उन्होंने अपने अंकों को मिलाया कि शायद लिखने में कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो ये स्वाभाविक बात है। जब आप अपनी मेहनत का फल जब आप देखते हैं, फल आपको मिलता है, तो पहले दफ़े में तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, क्या सच में मैं चयन हो चुका है मेरा। तो इस तरह की उमेश वर्मा जी की बातें रही। आगे हम चलते हैं शुभम बंसल जी के पास। यह भी कमर्शियल टैक्स निरीक्षक के रूप में चयन हुआ इनका। बलरामपुर जिला राजपुर से हैं और प्रदेश में 91 रैंक के साथ आप चयन हुआ है आपका। आपको संस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई है। और आपने संस्थान का तो नाम रोशन किया ही है, साथ में आपने अपने समाज का, परिवार का तो किया ही है, उसके लिए फिर से बधाई। तो शुभम जी, कैसा लग रहा है आपको चयन? बहुत खुश है सर। बहुत लंबे संघर्षों के बाद ये एक मुकाम मिला है। दिल्ली IAS एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे चयन में। लगभग 1.5 साल मैंने दिल्ली IAS एकेडमी से तैयारी की है। तैयारी तो वैसे मैं दिल्ली IAS से जुड़ने से पहले भी कर रहा था। सन 2017 जून से मैंने तैयारी शुरू की थी और मार्च 2018 में मैं सबसे पहले दिल्ली IAS से जुड़ा। तो जो पिछले 8-10 महीने की मैंने तैयारी थी, जब मैं दिल्ली IAS पहली बार आया तो मुझे पता चला कि मैं कितना पीछे हूँ अपनी तैयारी में। मुझे रियल कंपटीशन, रियल सिलेबस या रियल पढ़ने का तरीका जो मुझे पता चला वो सौरभ सर से जुड़ने का और दिल्ली IAS से जुड़ने के बाद पता चला। तो इस मेरे चयन में निश्चित तौर पर दिल्ली IAS एकेडमी, सौरभ सर और यहाँ के सभी फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अपने योगदान का श्रेय उन व्यक्तियों को देना जो आपको सहयोग देते हैं। उस योगदान में जैसे शुभम बंसल जी ने संस्थान के साथ संस्थान के कर्मचारियों को भी दिया उसका श्रेय। तो यह भी बिल्कुल सत्य बात है कि संस्थान का एक कर्मचारी जो पार्किंग में गाड़ी की व्यवस्था देख रहा है, वहाँ से जो पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और साफ सफाई में लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने के लिए उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए वो डेडिकेटली 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि शुभम बंसल जी ने बताया कि वो पहले स्वयं तैयारी कर रहे थे और उसके बाद जब उनको कुछ लगा कि कहीं कुछ कमी है, एक बार जाके काउंसलिंग में देखा जाए, सिलेबस और इन सब के बारे में जानकारी ली जाए। तो शुभम भी आपने दिल्ली IAS का कौन सा कोर्स किया था? सर मैंने पहले टारगेट बैच में, चूँकि मुझे ऐसा उम्मीद था सन 2018 में कि मेरा प्रीलिम्स इस वर्ष क्लियर हो सकता है, तो मैं काफ़ी क्लोज था कट ऑफ के, तो मैंने टारगेट बैच में पहले एडमिशन लिया। किसी कारणवश मैं उस वर्ष का प्री क्लियर नहीं कर पाया, सिर्फ आधे नंबर से मैं चूक गया था उस वर्ष। तो फिर मैंने बाद में उसको रेगुलर कोर्स में कन्वर्ट कर लिया और मैं फिर बाद में उसको रेगुलर कोर्स सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मेंस का यहाँ मैंने सिर्फ मेंस की पढ़ाई की थी। अच्छा, प्रीलिम्स की तैयारी मैंने खुद से की थी। तो मैंने कुछ देखा है शुभम जी, एक बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं, वो भी अच्छे क्रम में थे, एंटरटेन में थे। वो बोले कि अगर आपको लोक सेवा आयोग में चयन होना है तो आपको किसी की मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी संस्थान में कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना सही हो सकता है? यह बात सही है कि आज के डिजिटल युग में तैयारी घर बैठे भी की जा सकती है। यूट्यूब पे आप सिलेबस का कोई भी हिस्सा टाइप कीजिए, गूगल पे किसी भी सिलेबस का कोई भी हिस्सा टाइप कीजिए, हज़ारों लेक्चर्स, हज़ारों वीडियोस उस पर उपलब्ध हैं। लेकिन जब हम अकेले घर पे बैठ के तैयारी करते हैं तो पहली बात हमारे अंदर एक डिसिप्लिन नहीं आ पाता, हम अनुशासित होकर के तैयारी नहीं कर पाते। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या किसी टीचर का गाइडेंस है वो हमको अनुशासित करता है। हम जब किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ते हैं तो हमको ये पता होता है कि ये सिलेबस के अंदर की चीज़ें हैं। तो हम जब खुद से घर पे बैठ के तैयारी करते हैं तो हमको पता नहीं होता कि मैं सिलेबस के अंदर चल रहा हूँ या बाहर निकल चुका हूँ तैयारी करते करते। तो तैयारी घर पे बैठे भी की जा सकती है। सिलेबस आप एक हाथ में सिलेबस रखिए और एक हाथ में टेक्नोलॉजी का कोई भी जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट हाथ में रखिए और तैयारी निश्चित तौर पर घर पे बैठे की जा सकती है। यदि आप किसी सीनियर का, किसी टीचर का मार्गदर्शन ले जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है। तो
क्या इस आपकी बात को इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि हजारों एक टॉपिक के हजारों लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, एक विषय से संबंधित हजारों पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, तो क्या उस बच्चे के लिए यह कहना उचित होगा कि हम बाजार के 10 बुक या एक विषय के 10 लेक्चर को एक बार पढ़ें या एक बार देखें, वो उचित होगा कि एक बुक को हम लें और उसको हम 10 बार पढ़ें, ये उचित होगा? ये तो सर्वमान्य सत्य है और सभी मेरे साथ जो टॉपर बैठे हुए हैं वो इस बात को जरूर स्वीकारेंगे कि रिवीजन इस तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आप 10 किताबें पढ़ के तैयारी नहीं कर सकते। कुछ किताबों में कुछ टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, किसी किताब में कोई अलग टॉपिक अच्छा दिया हुआ है। आपको अपने रिसोर्सेज पे भरोसा करना होगा। आपको अपने सोर्सेज जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने टीचर पे भरोसा करना होगा। आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं उन पे आपको भरोसा करना होगा। तो सभी मटेरियल अच्छे हैं, सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ से चिपके रहें, किसी एक संस्थान से चिपके रहें, किसी एक मटेरियल से चिपके रहें, निश्चित तौर पर वो आपको सफलता देगा। बार बार रिवीजन करें। रिवीजन जो है इस तैयारी का सबसे बड़ा जो है सोर्स है। धन्यवाद सुमन सर जी। मित्रों, जो बात अभी शुभम बंसल जी ने की वह बिल्कुल सभी इस बात को तय कर लें। यहाँ पर जो बैठे हैं ये किसी पहले से बनाए गए इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, न ही इनको हम उस ओहदे में आने के बाद हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम जो आपको बोलेंगे वो आपको दोहराना है। अब ये अधिकारी हैं, इन्होंने अब इनके समय की कीमत आप और हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये जो भी बातें बता रहे हैं वो आप सबके हित के लिए है। जिसमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप जिस गुरु का मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिस संस्थान के साथ जुड़े हैं या उस गुरु के बताए अनुसार जिस कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं उस पर आप विश्वास करें और उस विश्वास को आप यह मान के चलिए कि यही जो है वो सफलता का रास्ता है और मुझे इसी रास्ते में चलना है। भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, रास्ता दिखाने वाले एक ही मिलेंगे और उनके पथ पे आपको चलना पड़ेगा। 10 बुक को एक बार पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ें। कौन सी बुक को पढ़ना है ये तो आपको एक आपका जो गुरु है जिसको आपने माना है, जो संस्थान है, वही आपको बता सकता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अतुल देवांगन जी, अतुल देवांगन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है आपका, राजनांदगांव से आप हैं और छत्तीसगढ़ में 84 स्थान आपने प्राप्त किया है। यह बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। हमारी संस्था आपको ढेर सारी बधाई देती है इसके लिए। तो आप थोड़ा मुझे बच्चों के लिए बातें बताएं जिसमें बच्चे आपके, क्योंकि आप लोग ही उनके लिए आइडियल हैं, आप लोग ही आदर्श हैं। आपने जिस तरह से पढ़ाई की है उसके बारे में जानना सबका हक है, तो सब थोड़ा बताएं। सर, मैंने अपनी तैयारी जून 2017 से स्टार्ट की थी। इस बार जब मुझे पोस्ट मिला तो ये मेरा तीसरा प्रयास है। पहले 2 प्रयास में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था। जून 2017 से तैयारी करने के बाद जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर मैंने मार्च 2018 में दिल्ली एकेडमी ज्वाइन किया। फिर यहाँ से मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू की। लगभग 1.5 साल मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद फिर तीसरी बार जब मेरा प्रीलिम्स निकला तो फिर मैं डायरेक्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। तो सर का मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए और मेरी मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हुई संस्थान के द्वारा। सर जो बता रहे थे वो मैं फॉलो करता था और सर ने जो बताया कि डिसिप्लिन, वो सर मेरा ये मानना है कि आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो आप में एक डिसिप्लिन आता है, आप अपने कंपटीशन के बारे में जानते हैं। ये पेपर थोड़ा सा टफ है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
तो ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप अपने आसपास के कंपटीशन को जानें, तो उससे आपको मोटिवेशन भी एक मिलेगा, तो ये आपको सफलता दिलाने में एक कारगर मेरा ये। तो अतुल देवांगन जी, जब आप 2018 में आप PDIAS ज्वाइन किए, यस सर। तो 2018 से पहले आपने और तैयारी की तो कोई संस्थान आपने चयन किया था इसके अंदर में आप? यस सर, मैंने एक प्रीलिम्स के लिए एक संस्थान चयन किया था, लेकिन फिर मेरा प्रीलिम्स जब मैंने नहीं निकला तो फिर मैंने कुछ अपने में बदलाव लाने का सोचा, तो फिर मैं मार्च 2018 से इस संस्थान से जुड़ा। 2018 के बाद आपका प्री निकल गया प्रीलिम्स? नहीं सर, सेकंड प्री में मुझसे गलती ये हुई कि मैंने अपनी गलतियों का एनालाइज नहीं किया। मैंने ये सोचा कि चलो पहले बार नहीं हुआ है, सब बहुत लोग आते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता, तो इस मैं ओवर कॉन्फिडेंस में मैं सेकंड अपना प्रीलिम्स निकला, क्योंकि मैं मेंस का ही तैयारी ज़्यादा कर रहा था। लेकिन जब मेरा सेकंड टाइम प्री नहीं निकला तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरे में ही है। तो फिर मैंने सेकंड प्री जब मेरा क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद अपनी गलतियों को मैंने खोजा, उस पर वर्क किया, उसके बाद फिर मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मैं सफल रहा। तो अतुल जी, आनंद जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपका जब आपने पहला संस्थान सेलेक्ट किया और उसमें पढ़ाई की आपने, अब प्री नहीं निकला, तब आपने बोला कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव लाना है, तो आपने अपने बदलाव के लिए संस्थान को आपने बदल दिया। यस सर। दूसरे जगह फिर आपने दिल्ली IAS अकेडमी ज्वाइन किया, फिर दूसरा अटेम्प्ट किए, तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर नहीं लगा कि मेरे को फिर से कुछ बदलाव करना चाहिए? मैंने वही बताया कि मैंने वही बोला कि दूसरे अटेम्प्ट में सर मैंने अपनी गलतियां निकालना शुरू की कि मेरे में कहाँ कमी रह गई। संस्थान में सर सारे संस्थान अच्छे हैं सर, आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, है ना, वो आप पे ऊपर है कि आप वो कैसे टेक इट करते हैं, तो ये है सर। जी बिल्कुल। देखिए, जो मैं पहले भी आपको ये चीज़ बताया था कि सफलता और असफलता आपको स्वयं में झांकने के लिए एक समय देती है कि गलती आपकी कहाँ पर हुई है। आप सिर्फ संस्थान के ऊपर सब चीज़ों को नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक मार्गदर्शन ही आपको दे रहा है, मार्गदर्शक ही है वो। आपकी जगह में वो परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, ना ही आपकी जगह में वो ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन ही मार्गदर्शन। आत्माकलन ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आत्माकलन ही आपको बताता है कि आप कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। आप यकीन मानिए कि जब एक सफल व्यक्ति जो लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसको उससे पहले जो भी प्रयास रहते हैं, जो असफल होता है, उसमें वो आत्माकलन अगर करेगा कि मेरी कमी कहाँ पर थी, और जहाँ पर उसकी कमी थी उसके लिए वो द्वितीय प्रयास और तृतीय प्रयास में जाता है, तो वो उस कमी को ही सबसे पहले दूर करता है, क्योंकि वो कमी ही उसकी बाधा थी वहाँ तक पहुँचने। जैसा कि अतुल देवांगन जी ने बताया बड़े स्पष्ट रूप से कि पहला प्रीलिम नहीं निकला तो वो समय खराब करने के बजाय अपना देखे कि वो कहाँ पर एफर्ट कम कर पा रहे हैं, या कहाँ पर एफर्ट मुझे करने के लिए सही दिशा नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को जान के उन्होंने संस्थान परिवर्तित किया। संस्थान परिवर्तित करने के बाद फिर नहीं हुआ, तो फिर से वो अपने आत्मचिंतन में आ गए। उसमें लगा कि मेरा प्रयास थोड़ा कम है, थोड़ा और उसको पुशअप किया जाए, और थोड़ा पुशअप करने के बाद रिजल्ट सामने में है, हमारे अधिकारी बनकर सामने बैठे हुए हैं। तो अतुल जी, एक और प्रश्न है कि आपने अपना ग्रेजुएशन, आप भी इंजीनियर हैं? यस सर, मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं 2017 में NIT से पास आउट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में। शुभम जी, आपसे वो जी सर, मैं सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू देने वाले भी इंजीनियर है, लेने वाला भी ये मतलब एक सहयोग ही है। तो आपने इंजीनियरिंग किया, आप भी फिर इंजीनियरिंग करने के बाद सोचे कि मुझे लोक सेवा आयोग में जाना? सर थर्ड ईयर आते आते सर मतलब ऐसा था कि टेक्निकल फील्ड में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था। फिर फोर्थ ईयर में हम 2-4 लोग का ऐसा सर्कल था कि कैरियर ऑप्शन तलाशना शुरू किए। फिर हम लोग कॉलेज में ही एक सीनियर थे जो सेलेक्टेड थे, उनसे हमारी बात हुई, तो सर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और हम अपना पोटेंशियल देख के लगा कि हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सर ऐसा था सिविल सेवा में आने का सफर। बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं इस दौर पे। अमन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमन यादव जी
29वें रैंक के साथ सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए हैं। आपको ढेर सारी बधाई। आप जहांगीर से हैं सर? जी सर। जहांगीर प्रॉपर? जी सर, बड़ौदा ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है सर, कोरबी करके। अच्छा, वहाँ से ब्लॉक करते हैं सर। कोरबी पंतोरा? जी सर। अच्छा, चलिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। आप भी इंजीनियर जी हैं? सर, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2016 में मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद तकरीबन 2 सालों तक दिल्ली में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जॉब भी किया है अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में। फिर मार्च 2018 में जॉब छोड़कर मैं वापस बिलासपुर आ गया यहाँ पे छत्तीसगढ़। सीधे मैंने मेरी क्लास ज्वाइन की। उसके बाद से फिर मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक मेरी यहाँ क्लासेस चली। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, कुछ 0.7 मार्क्स से रह गया था पहले बार में। तो उसके बाद सर फिर मतलब मैंने मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी खुद से ही की थी, तो वो कंटिन्यू करता रहा मतलब लंबे समय तक किया जब तक ये हो गया। फिर जब ये हुआ सेकेंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकला, पोस्ट भी किया सर सौभाग्य से। तो आप डिजाइन इंजीनियर मतलब कैड कैम कुछ किए थे? सर मैं वहाँ पे फ्रेम कैड पे काम करता था। बेसिकली जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक लाइट गेज स्ट्रक्चर्स होते हैं जीएसएफ करके, वो मेरा फील्ड था। मैं वहाँ पे डिज़ाइन करता था बिल्डिंग्स। तो आप जॉब को फिर छोड़ के फिर लोक सेवा आयोग में आने का मन किया? जी सर। कुछ विशेष मतलब? सर एक तो वो था सर कि वहाँ पे बहुत कल्चर था जो प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि रहता है, जैसा जनरली हम लोग देखते हैं। वो मेरे एक्चुअली कॉलेज के प्लेसमेंट के बाद हुआ था ना, तो वहाँ पे काम करते करते मेरे को लगा कि मैंने इस जॉब के लिए शायद उतनी कोशिश नहीं की है, ये मेरे को काफ़ी आसानी से मिल गया है ये चीज़। तो शायद मैं अपने लिए प्रयास करूँ, जो कुछ मेहनत करूँगा कुछ और, तो शायद मेरे को और अच्छा मिल सकता है, इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ, ऐसा लगता था मेरे को। उसी दौरान मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे दिल्ली में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और कुछ दोस्तों ने यहाँ पे सीजीपीएससी की तैयारी शुरू की। मैंने उनसे बात की, लोगों ने बताया मेरे को। फिर मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई कर पाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने फुल टाइम तैयारी की, आगे इसके लिए करना चाहिए। तो ये आपका कौन सा प्रयास था? दूसरा प्रयास था सर। दूसरा प्रयास। प्रथम प्रयास में आपका प्री प्रीलिम्स नहीं निकला था सर। नहीं निकला, द्वितीय प्रयास में आपने तीनों निकाला। तो आपने सर कोई इंटरव्यू की कक्षाएं ऐसे की होंगी? जी सर, मैं इंटरव्यू की कक्षाएं मैंने DISC की थी। हाँ। और मेंस की तो क्लासेस में यहाँ पे चल रही थी पहले ही। तो लगभग मेरा ऐसा हुआ ना सर कि सिलेबस पहले बड़ा वाला सिलेबस था, इससे पहले पैटर्न चेंज हुआ था। तो मेरा क्लास 18 महीने चला यहाँ पे। वही चीज़ मेरे लिए अच्छा रहा कि पहले बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो कोचिंग भी चलते रहा मेरे साथ ही साथ। तो ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को कि अरे यार मतलब ऐसा कि टाइम मेरा जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो क्लासेस कंटिन्यू थी, मैं उसके साथ तैयारी करता गया। फिर आगे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और अभी जो भी सिलेक्शन हुआ तो मैं तो सबसे बड़ा हाथ वही मानता हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज लगाए हैं। मैंने मतलब सर लगभग मैंने 200 टेस्ट दिए होंगे इस दौरान, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। वही था, टेस्ट सीरीज के बिना शायद संभव नहीं हो पाता मेरे लिए चीज़। बच्चों के लिए आप बताइए कि इसमें वो अगर जाना चाहें, जो भी अभी तो आप लोग सही बोल रहे हैं कि इंजीनियर्स में जॉब की तो मारामारी है, ये भी एक शाश्वत सत्य है जिसके कारण इंजीनियर्स दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो इंजीनियर्स हों तो वो आप लोगों से फिर तो इंस्पायर होंगे, वो तो इंजीनियर फील्ड में ही नहीं जाएंगे, तो वो फिर किस तरह से अपनी तैयारी की शुरुआत करें? जैसे पहले उनको देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं टेक्निकल फील्ड में। अगर उनको लगता है कि उससे बेहतर वो किसी और फील्ड में कर सकते हैं, तो वो एनालाइज करें सिलेबस को, जो एग्जाम से जो भी वो ऑप्शन के तौर पर चुन रहे हैं उनको सिलेबस देखें। लग बाई चांस मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रीलिम्स में वो क्लियर नहीं हो पाया था, कुछ मार्जिन से रह गया था काफ़ी कम नंबर से। उस साल उसी साल का सिलेबस ही बदला, तो ऐसा हुआ कि मेरा जो कोचिंग का पीरियड था, टाइम पीरियड काफ़ी एक्सटेंड हो गया, 18 महीने का हो गया। तो वो टाइम पीरियड का जो गैप था बीच में क्लियर हो गया उसी की वजह से। फिर उसके बाद मैंने जब कोचिंग खत्म हुई सितंबर 2019 में, तो उसके बाद मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, ये मेरा दूसरा प्रयास था। उसमें प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू दोनों क्लियर हुआ, फाइनल सिलेक्शन हो गया उसके बाद। तो इसके लिए पढ़ाई का आपका शेड्यूल कैसे था? कितने घंटे की आप पढ़ाई दैनिक रूप से आप करते हैं? सर जो डेली का काम है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और बड़ा एग्जाम है, तो मेहनत उतनी होगी। जितना काम मिलता था वो पूरा करता था मैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मेरा जो प्रयास होता था, जिस पर ज़्यादा मेहनत करता था मैं, वो आंसर राइटिंग के लिए था। आंसर राइटिंग करता था डेली,
क्लास में जाते थे, क्वेश्चन ये जूम टॉपिक पे जाते थे। लेकिन उसके बाद सर जैसे ही मेरा कोचिंग खत्म हुआ और कोचिंग के दौरान भी मैं टेस्ट से जुड़ा हुआ था। मेरी जो जितनी लंबी टाइम चेक है 2 साल की 3 साल की, इसके बीच मैंने एक भी बार ऐसा मिस नहीं किया कि कभी मेरा टेस्ट गैप हुआ। मैं कंटिन्यू हर वीक टेस्ट दे रहा हूँ जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। शायद कोई ऐसा बात हुआ होगा कि जब मैं टेस्ट ना दिया हूँ। वो तो सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं टेस्ट के साथ कंटिन्यू करता जाता है। कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज आपको आत्माकलन कराता था कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो बहुत लोग बैठते हैं, तो उसमें भी आपका क्रम आपको बताता था कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में होने की नहीं, कि कुछ कम है, या आपके जो कोर्स हो चुके हैं उतने के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कहाँ पर बैठे। तो मित्रों, इस चर्चा में एक और बात जो सामने आई है वो है टेस्ट सीरीज। आप अपना पढ़ाई अपना तो कर ही रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना आकलन भी करते जा रहे हैं। आकलन का एक जरिया है टेस्ट सीरीज, जो साप्ताहिक होता है, और उस टेस्ट सीरीज में हजारों लोग बैठते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और उसमें फिर एक अंतिम में रैंक बनती है। उस रैंक में आप कहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें मुख्यतः वही लोग होते हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपकी क्या रैंक बन रही है, एक संभावित रूप से आपको पता चल जाता है टेस्ट जब देते हैं। तो जैसा कि अमन यादव जी ने बताया कि मैं कोई भी टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ा करता, तो कोई भी टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ा करते थे, इसका मतलब ये भी माने कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करते। नहीं सर, मैंने क्लासेस भी नहीं मिस की हैं। शायद ऐसा हुआ कि एक आध बार मैंने क्लासेस मिस की हो, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब रेयर ही होता होगा, कभी तबीयत खराब हो गया होगा, लेकिन मैंने क्लासेस पूरी की हैं। और जितना काम मिलता था क्लास से, जो घर में जाकर करना होता था, या उस हफ्ते के लिए जो मेरा टारगेट रहता था, मैं वो पूरा करता था और उसके साथ आगे बढ़ता था। एक दूसरा चीज़ ये था सर कि तैयारी के दौरान बार बार सर क्लास में बोलते थे कि आप पहले से घर से पढ़ के आइए, फिर मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप जाकर घर पर रिवीजन कीजिए। तो इन चीज़ों को मैंने शुरू में थोड़ा लाइटली लिया था, और बाद में समझ में आ गया था कि ये चीज़ है क्या चीज़, और इन चीज़ों को मैंने गंभीरता से किया और क्लास तक करते गए। और अभी वो चीज़ करता हूँ मैं कि रिविज़न सबसे मस्ट है इसमें पीसी की तैयारी के लिए। जितना रिविज़न करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होगी। बिना रिविज़न के चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाना तो वैसे मुश्किल है, और एग्जाम में डिलीवर कर पाना तो और भी मुश्किल है। तो जितना हो सके रिविज़न करना है, बार बार चीज़ों को बार बार पढ़ना है, एक यही तरीका है पीसी के लिए। तो क्लास आने से पहले पढ़ना है और क्लास के बाद फिर से उसको रिवीजन करना है। जी सर। जिनकी क्लास 6 बजे होगी सुबह, वो कैसे? सर तो वो रात में पढ़ सकते हैं, एक दिन पहले रात को पढ़कर सो जाएं। और ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ पढ़ने से होगा। जैसे हम एक दिन पहले घर से पढ़ के आए, सर क्लास में लिखा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग की कोशिश होनी चाहिए कि घर जाकर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखें कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए, उनको सॉल्व करें, उनको लिख कर दें। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ कर गए फिर घर में पढ़ लिए और उसको ऊपर रख लिए, ऐसे तो फिर वो इकट्ठा हो जाएगा। सर बार बार बोलते भी हैं कि आप नोट्स कलेक्ट मत कीजिए, आप कलेक्टर बन जाएंगे, ये कोई गलत प्रोसेस हो जाता है फिर से। तो हम लोग को ऐसा राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लास्ट में तो एग्जाम में लिखना ही है। और सिलेक्शन रिजेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो मेंस में ही होता है। इंटरव्यू में तो जो रैंक ऊपर नीचे होना थोड़ा वो होता है, उससे कुछ खासा फर्क तो नहीं पड़ता है वैसा, लेकिन जो सिलेक्शन और रिजेक्शन का है वो पूरा मेंस पे ही है नंबर। तो हमारा पूरा फोकस वही होना चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा भी पिछली बार निकला, पर पता था मेरे को निकल जाएगा, और खुद में इतना विश्वास था मेरे को कि जिस भी दिन मैं मेंस दूंगा तभी तो दूंगा उसे, क्योंकि मेरी मेंस की तैयारी ऐसी थी। तो इन चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए हम लोग को, और आगे बढ़ना चाहिए इसके बाद। मतलब मेहनत इतनी हो कि आपको विश्वास हो कि मैं तो ये कर ही लूँगा। और दूसरी बात, कलेक्ट मत करिए वरना कलेक्टर मिल जाएंगे। एसी में कोई कलेक्टर का पोस्ट नहीं होता है, इसलिए कलेक्टर बनने के ख्वाब मत देखिए। नोट्स बनाए जाते हैं कि कलेक्ट किए जाते हैं? सर बनाए जाते हैं सर। आप किताबें पढ़िए, नोट्स पढ़िए, जो भी मटेरियल आपके पास है, अब अपना खुद का बनाइए, अपना लिखो। बुक का लिखा हुआ आप एग्जाम के 4 दिन 5 दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते, ऐसा कर पाना शायद संभव भी ना हो। लेकिन अगर आपने खुद लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, तो आपको पता होगा कि किन चीज़ों को लास्ट में पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। अगर ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर है कि मेरे को एग्जाम से 2 दिन पहले ये चीज़ें नहीं बनती हैं, उनको पढ़ना है, बाकी चीज़ों को छोड़ना है, तो आसान हो जाता है। क्योंकि जो एग्जाम का हमारा शेड्यूल है, 4 दिन में 7 पेपर देने हैं, तो आसान नहीं कि हम सारा सिलेबस एक साथ कवर कर पाएँ, कोई भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो पहले से क्लियर होना चाहिए माइंड में। सेकेंड हाफ में जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा
उन्हें क्या चीज़ें मेरे को पहले से पढ़ के जानी है। तो ये तो बस तभी पता चलेगा, हम लोग जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज में हम लोग चाहते हैं पैटर्न पहले ही करने की चीज़, तो पता चल जाएगा हम लोग को कि मैं कहाँ लैग करता हूँ। अगर ये चीज़ क्लियर है तो उस दिन फिर ये आसान हो जाएगा। धन्यवाद अमन यादव जी। अमन यादव जी ने अपनी जो अपने अनुभव हैं उसको इतने अच्छे से, इतने विस्तार पूर्वक से आपके सामने रखे हैं कि मुझे लगता है कि आपके देखने वालों के जितने भी मन में शंकाएं होंगे या कोई भी तरह का प्रश्न होगा, वह इनके सभी जो सारगर्भित इन्होंने बातें बताई है उसमें ये चीज़ें आपकी आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं इसी क्रम में अभिषेक मिश्रा जी के पास। अभिषेक मिश्रा जी सहकारिता निरीक्षक के रूप में चयनित किए गए हैं। इनका छत्तीसगढ़ में 114वां स्थान था और आप बिलासपुर से हैं सर, और दिल्ली IAS में आपने मेंस लॉन्ग टर्म का कोर्स किया। तो अभिषेक मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको मैं ढेर सारी बधाई दूंगा। आपके चेहरे में वो सुकून दिख रहा है जो बच्चे अपने चेहरे में देखना चाहते हैं। तो अभिषेक सर, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू? सर अगर बोलूँ तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था सर। तो जर्नी तो काफ़ी लंबी रही है। मैं लगभग 2014 में दिसंबर के महीने में लगभग फ्री हो गया था अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके। तो 15 से फिर स्टार्ट किया था मैंने। तो पहली बार मैंने जब दिया तो भाइयों की तरह ही मेरा भी प्री रुक गया, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली प्री तो निकलता रहा, मेंस भी देता रहा, एक बार बीच में इंटरव्यू देने का मौका मिला था। बाकी शायद तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी। हमेशा तैयारी को लेके 4 चीजें मैं बोलता हूँ, अभी फिर से वही दोहराना चाहूँगा कि 4 चीजों पे ही मैं बिलीव करता हूँ। सोर्स, स्ट्रेटेजी, आपका स्टेमिना और आपकी स्किल, ये चारों चीजें मायने रखती हैं। अगर आप इसमें कहीं लक का कोई स्थान नहीं आपके चारों चीजों में? अगर इन चारों में आप बहुत बेहतर हैं सर तो लक काफी पीछे छूट जाता है वैसे। तो अगर इन चारों चीजों में आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हर एक पहलू को आप ठीक कर लेते हैं, तो आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर शुरुआत से मैं कहूँ सर तो एक ही चीज लेके आया था यहाँ पे। कईयों ने 10 नंबर से स्टार्ट किया, कईयों ने 0 से स्टार्ट किया हो। मैं मानता हूँ कि मैंने माइनस से स्टार्ट किया था। तो सर सेमिनार लेके आया था बस यहाँ पे, बाकी तीनों चीजें नहीं थी। लोगों को देखा, टीचर से सीखा, फ्रेंड से सीखा, और जिन्होंने क्रैक किया मेरे से पहले इस एग्जाम उनसे सीखा, और अभी साथ में दोस्त बैठे उनसे और सीखना बचा होगा काफी कुछ। तो ये जर्नी रही थी सर। आपके सामने अभिषेक जी एक मिसाल हैं जिन्होंने चौथे अटेम्प्ट में पोस्ट दिए हैं, हासिल किए हैं। सीधी तौर पे कहा जाए तो उन्होंने पोस्ट अपना छीना है लोक सेवा आयोग से। ये तो मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। तो अभिषेक जी, जो आपने 4 मूल मंत्र आपने बताए हैं, उस 4 मूल मंत्र के बाद भाग्य बहुत पीछे होता है, या उनके लिए विशेष हो सकता है जो कहते हैं कि भाई पढ़ाई तो हमने किया, बाकी सब भाग्य है। तो ऐसा नहीं है मित्रों। भाग्य आपकी उन 4 चीजों की जो अभिषेक मिश्रा जी ने बताई है, वही आपके भाग्य को तय करता है। और अगर आपने ईमानदारी से अपना 100% दिया है तो भाग्य आपके साथ है कहने के लिए, और नहीं दिया है तो एक एक्सक्यूज है कि मेरा लक नहीं था। तो हम फिर से अभिषेक जी के पास पूछते हैं कि अभिषेक जी, आप 4 बार एग्जाम दिए हैं, आप कभी टूटे नहीं? सर सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन दोस्तों का जो हमेशा से साथ रहे और कभी ये फील नहीं होने दिया। सर मैं क्रिकेट उतना अच्छा खेलता नहीं, पर महेंद्र सिंह धोनी को काफ़ी पसंद करता, और मेरे ख्याल से सभी ने उनकी फिल्म देखी होगी, और उनके जो 3-4 दोस्त उनमें से कोई भी बहुत अच्छा लेवल पे परफॉर्म नहीं करता क्रिकेट, पर हमेशा उनको मोटिवेट रखते थे। तो मैं मानता हूँ मेरे दोस्त भले पढ़ाई में उतने अच्छे रहे ना रहे, कि कईयों ने जॉब लिया भी, कई अभी भी लगातार संघर्ष करते मेरी तरफ, पर उन्होंने हमेशा मुझे कभी नेगेटिव फील नहीं करने दिया, हमेशा से मोटिवेट रखा सर। तो ये एक बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ मैं उनका, कि कभी इस तरह का नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो मेरे आजू बाजू। तो दोस्तों की भीड़ बना के रखना कहाँ तक उचित है? भीड़ सर भीड़ तो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप सबको बराबर समय नहीं दे पाएंगे, हर किसी का आप सुख दुख में साथ भी नहीं दे सकते सभी का।
ना आपके वो दे पाएंगे। तो इसलिए कुछ दोस्त रहे अच्छा है, हाँ बातचीत सबसे अच्छी रहनी चाहिए, आप सबसे मिलनसार हैं, आखिर आफ्टर ऑल आपको जाना है जॉब में और सबसे अच्छे ही काम करना है और सबसे अच्छे से बात करनी है। दोस्त तो लिमिटेड होने चाहिए सर। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत हो गया 4 साल, मतलब 4-5 साल आपने बहुत दे दिया, घर वाले भी आपको बोलने लगे आपके बीच में बेटा नहीं निकल रहा है कुछ और देख लो? नहीं सर, इस बारे में बहुत ज़्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ, मानता हूँ। मेरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था। मेरे पापा बहुत इस मामले में एक बोलते हैं सर कि अंधभक्ति भी कभी कभी काफ़ी अच्छा काम कर जाती है। तो पापा मेरे एकदम अंधा सपोर्ट करते थे मेरे को लेकर, इस चीज़ को लेकर। तो कभी भी उन्होंने डाउट नहीं किया मेरे भी कैपेबिलिटी में। और सर कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक ये भी खुशकिस्मती थी कि मैं बिलासपुर में ही रहा, यही तैयारी किया। घर वालों ने लगातार मेहनत को देखा भी, तो वो समझ रहे थे कि हाँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, जब बुलावा होगा तो आएगा। साथ ही साथ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर, बिल्कुल ये अभी मुद्दा है। यस सर। कि अगर आप इस लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहते हैं और उस फील्ड में उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें सब एक सपने लेके बैठते हैं कि मुझे भी एक पोस्ट चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। कि जब तक मुझे वो पद नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से नहीं बैठूंगा मतलब सीधा बात है कि आप अपने 100% को देने के लिए प्राण करेंगे तो आप इस फील्ड तक पहुंच पाएंगे, इस पद तक पहुंच पाएंगे। 100% में अगर 0.2% भी कमी है तो आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आपको पीछे छोड़ के आगे आने लगे हैं। तो अभिषेक जी, आप अभी सहकारिता निरीक्षक के पद पर चयन हुए, आप क्या इसके आगे भी आप प्रोग्राम जारी रहेंगे? यस सर, जैसे साथियों ने कहा कि आगे जाएंगे तो बिल्कुल ये भी सर एक पैसेंजर ट्रेन की तरह है सर। अगर आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम भीड़ में सामने खड़े हो जाइए, लोग धक्का देके आपको आगे चली देंगे। तो मतलब एक दोस्त का ग्रुप है, बिल्कुल साथ में ये भी आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, बहुत अच्छी बात है। ये एक साक्षात उदाहरण है कि आपका ग्रुप इतना शानदार रहे कि ग्रुप का लक्ष्य भी एक रहे। अगर ग्रुप में जैसे कि अभिषेक जी ने बोला कि महेंद्र सिंह धोनी के मित्र अच्छे प्लेयर नहीं थे लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए वो जी जान लगा रहे थे, तो आपके ग्रुप में अगर सभी का एक लक्ष्य नहीं है तो जिसका एक लक्ष्य है उस ग्रुप के बाकी मित्र अगर उसको आगे बढ़ने के लिए सहायक करते हैं वो ग्रुप अच्छा मित्र होगा। लेकिन आप अगर इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसे दोस्तों का चयन या ऐसे मित्रों के साथ थोड़े समय के लिए आप छोड़ दें जो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करें कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको बंद कर, नहीं होगा तेरे से, या चल भाई आज हम लोग पार्टी करते हैं, क्योंकि पार्टी तो होते रहेगी, पार्टी तो अब आप लोग की चालू हो गई। तो ये चीज़ें उदाहरण के रूप से हैं और ये आपके जीवन के लिए है। आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं तो ये सब आपके मतलब प्रमाण है कि किसी ने एक बार में पोस्ट हासिल कर लिया और किसी ने 3 बार में नहीं कर पाया, चौथे बार में अभिषेक मिश्रा जी यहाँ पे करके एक पद लेके बैठे हुए अधिकारी बनकर, तो यह जो आज सफलता को मतलब सफलता के शिखर पे चढ़कर जो आपको बातें बताई जा रही है ये आपके लिए सफलता की कुंजी है। और आप मार्गदर्शन के साथ साथ ये जो बता रहे हैं इनको आप अपने जीवन में ढालिए, सफलता निश्चित आपको प्राप्त होगी। आगे हम चलते हैं नवीन कुमार जी के पास। नवीन कुमार जी जनपद पंचायत सीओ के रूप में चयनित हुए हैं। 350वां रैंक था छत्तीसगढ़ में, बालोद से हैं नवीन कुमार जी और इन्होंने दिल्ली IAS एकेडमी से मेंस लॉन्ग टर्म का कोर्स किया था। सबसे अच्छी बात जो अभी मुझे पता चली है ये सबसे कम उम्र के जनपद पंचायत सीओ। तो जनपद पंचायत सीओ जी, मुझे आप जानकारी दें इतने कम उम्र में सफलता कैसे मिलती है? कॉलेज के बाद बस 1 साल का समय था। आप भी नहीं गए? यस।
इंजीनियर। और इसके बाद एक साल का समय है तो मैं प्रॉपर मतलब टाइम था कि फील्ड में जाके बेहतर कर सकता हूँ। यहाँ पे सीनियर के कॉलेज के वो सही गाइडेड पूरा उनसे प्रॉपर टाइमिंग आंसर राइटिंग करना ये सब, साथ ही यहाँ का हिस्सा वाला देंगे ऐसे करने का सब को देख के मोटिवेशन मिला, साथ ही सर का नोट्स हो गया तो यहाँ तक पहुँच पाया। तो आपको कहीं ऐसा एहसास होता है कि मैं स्कूल में बच्चा हूँ, भाई मुझे और आगे करना है, तो और आगे क्या प्रमोशन से जाना चाहेंगे कि और पेपर देके जाना चाहेंगे? पेपर देके जाना चाहता आपने पढ़ाई कैसे इतना मतलब 23 साल में जनपद सीओ? हूँ। स्टार्टिंग के पढ़ाई था वो प्राइवेट स्कूल में था 2-3 साल, तो 5th क्लास में स्कूल चले गए थे, 4th क्लास में स्कूल चले गए थे, फिर मैं 1st क्लास में, जिससे एज टाइम मिल गया अंतिम में लास्ट में ग्रेजुएशन के बाद ये मिल गया, तो इससे बेहतर जाने के समय जाते था। अभी आप 22 साल कंप्लीट किए हैं, 23 में रनिंग। तो देखिए 22 साल के एक युवा, अभी बहुत सारे हमारे 22 साल और 23 साल के होंगे जिनको लक्ष्य निर्धारण करने में अभी समय लगेगा, और आप समय लेने वाले हैं, ये बात लेके बैठे हुए हैं। तो नवीन जी, आप बालोद से हैं, बालोद से बिलासपुर तक का सफर कैसे तय किया? मैं यही कॉलेज के वजह से बिलासपुर से, तो यहाँ बिलासपुर गांधी चौक आने आता था दोस्तों के साथ बुक वगैरह देखने का, तो यहाँ माहौल लगा कि इस फील्ड में ज़्यादा ऑप्शन है, साथ ही साथ मुझे गाइड मिला बहुत अच्छी से किया, तो यहाँ जैसे कि यहीं बैठ ठहर गया। ये आपका प्रथम प्रयास था? हाँ प्रथम प्रयास में 3 बोला। हाँ आपको कहीं लगा नहीं कि मेंस में लिखने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ या थोड़ा और समय लग सकता है पेपर देने के बाद? मेरे को तो भरोसा नहीं रहेगा सर कि इस बार हो पाएगा। अब जैसे कोई सर बोले कि चेक करने मैं 4 से 5 बार चेक किया, साथ में लिख कॉपी में लिख के चेक किया, मैं दुआ करूँगा ताकि भाई को भी चेक करने देख के पाते थे। तो भाई फिर आपको बताया कि हो गया, फिर विश्वास हुआ। देखिए ना, इतने कम उम्र में जनपद सीओ बनकर सामने में हमारे बैठे हैं, तो इस तरह से अगर सफलता मिल रही है, लेकिन कैसे हो पाएगा एक बार, क्योंकि पद बड़ा है, संघर्ष भी बड़ा है, और संघर्ष के साथ साथ आपका जो मेहनत करने का प्रतिफल है वो तो बहुत ही बड़ा है। तो आप के सामने उदाहरण है, लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप कितना कठिन है नवीन जी से पूछ सकते हैं, भविष्य में आपके जिले में भी पहुंच जाएंगे अधिकारी बनकर। तो कठिन कुछ भी नहीं होता है, कठिन आपके स्वयं के बौद्धिक जो उपज होती है वही आपके चीज़ों को सरल और कठिन का पैमाना तय करके देती है। क्योंकि आप सफलता को देखिए, जो 4 साल में भी हार नहीं माने, क्या उनके लिए ये चीज़ कठिन थी? जो 1 साल में सेलेक्ट हो गए, क्या उनके लिए ये कोई चीज़ सरल थी? चीज़ें सरल और कठिन नहीं होती है, होती है आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका ईमानदारी, कितने आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदार हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रांजल गोयल जी के पास। प्रांजल गोयल जी, आपको आपका हार्दिक स्वागत है तैंतीस संस्थान में। प्रांजल जी सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के पद पर चयनित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इनका स्थान 60वां है, और प्रांजल जी आप अंबिकापुर से हैं, और आपने इस संस्थान में दिल्ली आईएएस अकेडमी में मेंस लॉन्ग टर्म की क्लास आपने की है। प्रांजल जी, कैसा लग रहा है चयन? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि उम्मीद भी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इतना 60 रैंक आ जाएगा। मतलब जैसा कि सबने बोला कि 4 बार चेक किया, मैंने तो खुद अपने आप चेक किया, फिर उसके बाद भैया से भी चेक कराया, फिर भी यकीन नहीं था। तो दोस्तों का फोन आया, तब बिलीव हुआ, तब खुद सदमे से लगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है।
तो फिर यकीन हुआ। तो वो लम्हा सर बहुत यादगार है। मतलब ये सफलता ही कुछ ऐसा है जो यकीन नहीं दिलाता। हाँ सर, कि हो गया कुछ। सर यकीन कर पाना अपने आप में, मतलब वो उस टाइम पे आदमी स्टिल हो जाता है कि मतलब बिलीव नहीं कर पाता है कि हाँ हम एक ऑफिसर बन चुके हैं। क्योंकि तैयारी से लेकर अभी तक का ऑफिसर बनने तक का जो सफर होता है उसमें आदमी कहीं ना कहीं हर अपने आप पे उठता भी है, संभाल के भी रखता है अपने आप को, भरोसा भी रखता है अपने ऊपर कि नहीं हम कर लेंगे। और फिर जब वो बन जाता है सर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा असमंजस रहता है कि मैं बना ही हूँ कि नहीं बना। तो प्रांजल जी, आपने प्रथम प्रयास किया, तो प्रथम प्रयास में आपने अंबिकापुर से निकल के बिलासपुर आने का ही सोचा? सर जैसे मैं जब फाइनल ईयर में था, मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया है, तो उसके बाद हमारे यहाँ जैसे प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पर SP सर आए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। और फिर मेरा जो झुकाव था सर शुरू से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी था और कंप्यूटर फील्ड में भी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को चूज करते हैं। तो फाइनल ईयर में था जब मैंने थोड़ा सोचा कि CGPSC के बाद में क्या है कि डायरेक्ट बिलासपुर आने के बाद नहीं मैं सकता जाऊँ, तो एक बार वहाँ सोर्सेज को देख लिया, कर लिया कि मतलब ये पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, ताकि बिलासपुर जाऊँ तो कहीं भटकाऊँ मत और पहली बार में कुछ अच्छा अचीव कर सकूँ इस चलते सर। फिर उसको देखते हुए फिर बिलासपुर प्लान तरीके से आया। तो बिलासपुर आना आपका एक संयोग भी था, आपकी प्लानिंग थी। तो प्लानिंग में ये भी हिस्सा था कि बिलासपुर आके मैं दिल्ली IAS संस्थान में ही आऊँगा? हाँ सर, तो प्लान आया था, प्लान करके और फिर यहाँ जैसे डेमो क्लास लिया, तो जो गाइडेंस और जो मतलब इंटरेक्शन सर जो उनसे हुआ, फिर सर से पर्सनल इंटरेक्शन, तो अच्छा लगा, फीडबैक मेरा अच्छा था, तो इस वजह से अच्छा किया। तो पहले किसी दोस्त ने आपको रिफरेंस नहीं किया था कि आप जाके एक बार वहाँ डेमो करना? सर आप बिलासपुर आते हैं, सबसे पहले हॉस्टल देखते हैं, तो वहाँ हर दूसरा बच्चा आपको बताता है कि ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कोचिंग ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार जब तक डेमो नहीं लूँगा तब तक नहीं ज्वाइन करूँगा। तो उसके बाद मैंने मतलब एक प्लान भी था कि ये ही ज्वाइन करना है। या ये भी कहें कि आपके समय में गोयल है, तो कोई भी चीज़ आप बिना टोल बजाए नहीं सकते? सर बोल सकते हैं कि क्या है मेंटालिटी, बोल सकते हैं कि अग्रवाल लोग की मेंटालिटी होती है कि थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, जो भी लेना है वो भी है। बिल्कुल हंसी मजाक की बात थी, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप जो लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं उसके लिए अगर आप संस्थान में जा रहे हैं, जैसे कि कुछ चयनित लोग हैं जो अंडर टीम में हैं या आगे जिनके इंटरव्यूज बीच में वायरल हुए थे कि संस्थान की आपको आवश्यकता नहीं है। संस्थान की आवश्यकता नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे से करिए, अपने घर में बैठ के करिए। अगर आप ईमानदारी से आप पढ़ते हैं और अपना 100% देते हैं, तो जैसा इंटरव्यू में एक विद्वान आप बोले थे कि घर में रह के पढ़ सकते हैं, तो आप भी बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संस्थान में जाकर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यह बिल्कुल तय करिए कि ठोक बजा के लेना है, कौन से संस्थान का चयन करना है। यह आसान नहीं है, क्योंकि वह संस्थान आपका समय तो लेगा ही लेगा, आपको आर्थिक दृष्टि से भी फीस भी लेगा ही लेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको देखना संभालना है। तो संस्थान का चयन भी एक बहुत बड़ा विषय होता है। ऐसा नहीं हो कि आपका समय, क्योंकि समय की कीमत होती है, हर साल नए कॉम्पिटिटर आपके साथ आते जाएंगे। तो संस्थान का चयन के लिए आप अपने जो चयनित हो गए हैं उनसे पूछिए। आप जितने संस्थान हैं उसमें डेमो में जाइए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझे मेरे लायक मार्गदर्शन मिल सकता है, कहाँ पर कितना सहयोग मुझे शिक्षक से और उनके पूरे स्टाफ से मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे गोयल जी ने बोला कि हम तो भाई ठोक बजाए बगैर नहीं लेते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप अपना समय देने वाले हैं, आप अपने कीमती वक्त को कहीं पर बिताने वाले हैं, तो बिल्कुल तय करें कि आप कौन से संस्थान में जाएंगे, कौन सा संस्थान आपके लिए उपयुक्त होगा।
तो प्रांजल गोयल जी, आप जैसे अभी हमने जितने इंटरव्यू लिए हैं उसमें प्रांजल गोयल जी बस इंजीनियर नहीं है, तो मैं एक संदेश तो देना चाहूँगा कि पीएससी क्या सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बना है? नहीं सर, कोई भी फील्ड किसी के लिए बनता नहीं है, उसको हमको अपने लिए बनाना पड़ता है। जैसा मेरा मानना है कि नहीं, ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। निश्चित ही तौर पे हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें इंजीनियर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट है, उनके जो सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में छट के आते हैं, तो उनका टेम्परामेंट उस लेवल पे होता है। लेकिन अगर हम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सबसे फाइट करना है, तो अगर हम अपनी तैयारी उस लेवल तक की रखेंगे कि हम इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को अगर हम टक्कर दे सकते हैं, तो निश्चित ही कोई निकाल सकता है। उसके लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, चाहे आप बीएससी करिए चाहे आप बीए करिए, निश्चित ही रिजल्ट पॉजिटिव। इसको हम ये मान के चले कि ये महज एक संयोग है कि आज लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनकी संख्या में यहाँ पर इंजीनियर ज़्यादा हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस सब्जेक्ट का एक भाग विषय के रूप में बीएससी में हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी हैं, मैकेनिकल भी हैं, सिविल इंजीनियर्स भी हैं, सभी तरह के इंजीनियर्स हैं। मुख्य जो बिंदु है वो है पढ़ने की हैबिट, खुद को तैयार करने की क्षमता। आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना होगा हर क्षेत्र में, क्योंकि पीएससी में हर क्षेत्र के प्रश्न होते हैं। सीसेट आपका एक, उसमें गणित का मुख्य भूमिका रहता है, तो गणित तो बीएससी वाले भी हैं, एमएससी वाले भी हैं, बल्कि बीए की हम अगर बात करें तो बीए में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बीएससी से मिलते जुलते हैं। तो यह कतई मत सोचिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम पीएससी के कोई भी पोस्ट पर्टिकुलर किसी ग्रेजुएशन के कोर्स से रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर वो ग्रेजुएशन के कोर्स से रिलेट करते तो पीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, बीए लेके पढ़ते हैं, उनके होते हैं। महज ये इत्तेफाक नहीं है, यह शाश्वत सत्य है कि पीएससी में जो मुख्य किरदार निभाने वाला है वो आपका मेहनत कितना ईमानदारी से आप कर रहे हैं और लक्ष्य के लिए आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। इसी क्रम में हम अंत में हमारी अधिकारी इकाई हुई हैं, नायब तहसीलदार के रूप से चयनित हुई हैं कृतिका राज जी। कृतिका राज जी, आपका स्वागत है संस्थान में। कृतिका राज जी नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हुई हैं। छत्तीसगढ़ में इनका जो रैंक है 441वां रैंक है। पाली ब्लॉक से बटसाही से कृतिका राज जी हैं। कृतिका राज जी के बारे में जानते हैं। मैं आपको संस्थान से ढेर सारी बधाइयाँ। आप नया तहसीलदार के रूप में चयनित हुए हैं। मैंने अपना जर्नी जून 2017 के साथ दिल्ली IAS अकेडमी से स्टार्ट किया था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, रायपुर से हुआ मेरा, तो 7th सेमेस्टर में मेरे मामा जी हैं, वो अभी पहले रेंजर के पद पर थे, तो मेरे को उनको देखकर ये रहा कि मेरे को भी इस फील्ड में जाना है। लेकिन उस समय मेरे को नहीं पता था कि पीएससी क्या होता है, रेंजर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मेरे को बस ये था कि हाँ, मेरे को पीएससी करना है। मेरे को बस एक पोस्ट का नाम पता था कि एसडीएम बनना है। उसी को मैं अपना लक्ष्य बनाई कि मेरे को एसडीएम बनना है, मतलब एसडीएम बनना है। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा 7th सेमेस्टर से, तो उतना नॉलेज नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे जब मेरा क्लास हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर मैं यहाँ आई बिलासपुर। जून 2017 से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँची, सेकेंड में भी इंटरव्यू तक पहुँची, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और इस बार मेरा 3rd प्रयास था। इस बार मेरे को सफलता मिला है, लेकिन मेरा भी लक्ष्य कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे भी तैयारी जारी रखना है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने ब्लॉक
हम अपने गांव सबके लिए एक प्रेरणा बनी हूँ, जो मेरा एक लक्ष्य था। और मैं अपने परिवार में 3rd पीढ़ी में सिविल सेवा के क्षेत्र में, इवन कोई सरकारी जॉब में भी नहीं है हमारे घर में, सब फॉर्मर खेती किसानी वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा एक एम था कि नहीं, मेरे को इस क्षेत्र में जाना है। और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको देख के ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मैं कुछ बन जाऊंगी तो ज़रूर मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए ये बेहतर साबित होगा। और इस दिशा में मैं आगे बढ़ती गई। और मेरा लक्ष्य शुरू से यही था कि हाँ, मेरे को ये करना है, मतलब करना चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं ये आज इस पद पर हूँ और मैं अपने पद से संतुष्ट हूँ, लेकिन जर्नी जारी रहेगी। अच्छा, तो आपने, ये आपका तीसरा इंटरव्यू था? यस सर। मतलब 3 बार आप इंटरव्यू तक गई हैं, 3 बार तैयारी की है, 3 बार sir. मेंस निकला है और इंटरव्यू भी यस है। सर। तो आपको कहीं लगता था कि मेरा इंटरव्यू में बार बार जाके वापस आ जाना ग्रामीण परिवेश के कारण है, हो रहा है? नहीं सर, ये ग्रामीण परिवेश की वजह से नहीं था, ये मेरे तैयारी में कमियां थी, इस वजह से मैं इंटरव्यू तक जा रही थी। बेसिकली मेरा मेंस तैयार नहीं हो पा रहा था, मेंस में मार्क्स काफ़ी कम हो जा रहे थे, इंटरव्यू में तो मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते थे। मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 86 औसत से भी अच्छा था, तो ये मिला है मेरे को। तो मेरा मानना था कि हाँ, मेंस में ही मेरी कमी रही होगी, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उतना नॉलेज नहीं था कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैं खुश थी कि हाँ, चलो इंटरव्यू तक पहुँची। किसी को ये सफलता मिलता नहीं है फर्स्ट प्रयास में, लेकिन इससे भी मैं खुश थी। लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरे को पोस्ट नहीं मिला, तो वहाँ फर्स्ट मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। इतना टूट गई थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ विचार नहीं आ रहा था। उस टाइम मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, 8th ग्रेजुएट है, लेकिन इतना उनके में नॉलेज है कि वो मेरे को संभाली। इवन मेरे दोस्त लोग संभाले, नहीं तू कर सकती है, इतना बड़ा चीज़ करना फर्स्ट अटेम्प्ट में छोटी बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों का भी पॉजिटिव माहौल रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेरी मम्मी है, जो मेरे साथ हमेशा इक्वल में खड़ी रही और मेरे पे भरोसा करी कि नहीं बेटा तू कर सकती। तो उनका एक एग्जाम्पल था, उस टाइम चुनाव चल रहा था, मैं बताना चाहूँगी कि 5 साल के लिए लोग इतना अपने आप को प्रचार प्रसार करते, नहीं हमको बनना है, हमको बनना, सरपंच का चल रहा था, तो बनना है 5 साल के लोग जब इतना जोरों शोरों से तैयारी कर सकते हैं, मेरी मम्मी का कहना था। तो तुम तो 65 साल के लिए बनने वाली हो, अभी तुम एक पोस्ट, अभी जो चुनाव जीतेगा तो एक ही सरपंच बनेगा, लेकिन बाकी जो 4 लोग खड़े हों उन लोग भी तो हारेंगे। तो ऐसा मत सोच बेटा, कुछ नहीं होता, इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, अगले बार नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी का ये एग्जाम्पल मेरे को अभी तक याद है और हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि वो 5 साल के लिए जब इतना मेहनत कर सके, तुम अपने 65 साल के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मी का सच में बहुत बड़ा योगदान है। और वो हर एक मुसीबत को झेलते हुए, करते हुए हम लोग के लिए, हम लोग की आर्थिक स्थिति इतना है, मेरे भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे ऊपर एक दबाव भी था कि नहीं, अगर तू करेगी तब तू अपने भाई बहन को शिक्षित कर पाएगी, स्टैंडर्ड कर पाएगी, उन लोग के लिए प्रेरणा बनेगी। और इवन आज मैं एक उदाहरण हूँ कि मैं अपने साथ, अपने गांव, अपने तहसील, सबके लिए एक प्रेरणा बन के आई हूँ। और मेरे गांव में तो अभी 3-4 दिन से इतना माहौल बना हुआ है सर कि बस खुशी मना रहे, काम धाम छोड़ के, नहीं हमारी यहाँ की बेटी है, करी है, हम बहुत खुश हैं। मैं सवेरे सो के नहीं उठी थी, इस बार थोड़ा विश्वास था मेरे को कि हो जाएगा करके, तो मैं ये खुशी मैं अपने परिवार के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो इंटरव्यू के बाद तुरंत मैं घर चली गई थी। और जब रिजल्ट आया तो हम लोग को लगा था कि थोड़ा पोस्टिंग आ जाए तो बता दें, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था कि रात में सबको इतना पता चल गया, सवेरे 6 बजे है कि कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बिस्तर ऊपर से मिठाई पकड़ पकड़ के आ रहा है, नारियल पकड़ पकड़ के आ रहा है, मतलब एक माहौल था, इतना खुशी था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी वजह से गाँव में इतनी खुशी आई। इवन मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने गाँव और समाज के लिए प्रेरणा बनी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका चयन सिर्फ आपके परिवार तक सीमित नहीं रहता है, आपके क्षेत्र को भी गौरव दिलाता है, आपके समाज को भी गौरव दिलाता है, जो संस्थान आपसे जुड़ा हुआ है वो भी एक गौरव का अधिकारी होता है। वो सभी लोगों को गर्व की अनुभूति होती है जो आपको जानते हैं। यह छोटी छोटी
बात नहीं है। जैसे कि कृतिका मैडम ने बताया कि गौरवान्वित होने वाली बातों को, साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को सबके सामने रखा कि अगर आप एक आध दौर में आपको सफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे छोड़ दें या उससे टूट के या डिप्रेस होकर आप डीमोटिवेट हो जाएं। जरूरी है कि आप उन लोगों का साथ छोड़ दें जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप उनके साथ रहें जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुम उस शिखर में पहुंच जाओगे। तो इसी क्रम में हम आगे अब एक शॉर्ट नोट लेते हैं सभी हमारे आगंतुक अधिकारियों का। सबसे पहले हिना मैम, हिना टंडन जी, आप हमें जाते जाते बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कुछ टिप्स हो जो उनके काम आए, ऐसा कुछ टिप्स दीजिए। सर, इसके पहले भी क्लास में कन्वर्सेशन हुई तो वहाँ पर भी मैंने ये बोला कि सबसे पहली चीज़ जो होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, वो खुद पर ट्रस्ट रखिए। क्योंकि कोई और आप पर भरोसा दिलाता है या कोई और आपको मोटिवेट करता है, वो बहुत ज़्यादा दिन आपका नहीं रहने वाला है। खुद से मोटिवेट रहिए और खुद पर ट्रस्ट रखिए, वो सबसे बड़ा आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। प्लस अब मैं वहाँ पर भी ये बात मैंने बोली कि आप खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो अचीव करना चाह रहे हैं आप उसको लूज़ कर रहे हैं। तो आप खुद पर ट्रस्ट रखिए। एंड देन मैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मैं हमेशा, मैंने भी अगर किसी से एडवाइस दी है तो उनसे मैंने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी मैंने पूछा था, क्योंकि इस जर्नी में आप सिर्फ आप इतने घंटे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी फिट होना होता है, और मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और सबके लिए भी, क्योंकि हम एक इतने बड़े टफ एग्जाम से गुजर रहे हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप मोटिवेट रहें, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम आता है जब आप टोटली आपका ऐसा पॉइंट होता है कि आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं हो सकता है या सब कुछ बहुत नेगेटिव जा रहा है। इन दैट केस वो आपका हेल्प करता है। और आप मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं वो इसमें मेरी मदद की है, और मेरा मतलब इस संस्थान से मैं जो जुड़ी हूँ, सौरभ सर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, प्लस भूपेंद्र सर जिन्होंने मुझे पर्सनली भी गाइड किया है, और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, उनमें मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगी मोहम्मद सर का और रुपेश सर का। उन्होंने जब भी मैं कॉल करी हूँ, जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए हो, वो बिल्कुल आगे आकर उन्होंने मुझे हेल्प किया है। और सबसे बड़ा हाथ होगा मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि दे वर माई बैकबोन। उन्होंने मतलब हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया है, और मेरा एक जगह पे सिलेक्शन हुआ था फोर्स मोटर्स में, तो वो छोड़कर मैं इस फील्ड में आई थी। उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया कि ठीक है तुम ये कर सकती हो, और उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना चाहिए। तो उनका ट्रस्ट था और हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। तो बच्चों को भी ये अपने पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ। तो वो आप उस तरीके का मेहनत कीजिए कि आपके पेरेंट्स को लगे कि हाँ आप में वो काबिलियत है और आप वो कर सकते हैं। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर जितनी भी जो भी इसे देख रही हैं, जितने भी फीमेल एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ आप वो एग्जाम्पल बनिए, क्योंकि हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैंने मोटिवेट किया है बहुत सारे घरों को, बहुत से पेरेंट्स को, कि वो जो है वो अपने लड़कियों की पढ़ाई पे खर्च करें, ना कि उनकी शादी और दहेज पे। तो जैसे कि मैम भी यहाँ पे बैठी हुई है, वो एक एग्जाम्पल बनी है अपने गांव के लिए। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल एस्पिरेंट है वो बहुत मेहनत करें, आगे आए, और हम जो है वो समाज को बदल सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिना मैम। थैंक यू हिना जी, बच्चों को महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए। इनकी बातों और सभी के जो मार्गदर्शन मिले उसमें यही कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सपने तो सभी देख रहे हैं, उस सपनों को पाने के लिए जो बार बार हमारे अधिकारी हमारे समक्ष जो बैठे हैं, जो बता रहे हैं कि सपने सभी देखते हैं,
लेकिन वो सपनों की सत्यता कितनी है ये आपको अपने परिवार में, क्योंकि आपके परिवार से बड़ा शुभचिंतक तो वो प्रथम गुरु हैं, माता पिता हैं, आपके सबसे बड़े आदर्श हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो सबसे पहले आपके परिवार में जो आपको हर पल में आपके साथ खड़े हैं उनको आपको एहसास दिलाना पड़ेगा, जो आपको हर कदम पे आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी मेहनत में उनको विश्वास दिलाएंगे। इसी क्रम पे हम आगे चलते हैं हमारे उमेश वर्मा सर के पास। उमेश वर्मा सर, पुनः आपको बधाई देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो बच्चे YouTube में देख रहे हैं उनको कुछ टिप्स दें, मूल मंत्र दें आप। सर जैसे ये एग्ज़ाम है, पूरा पेशेंस है, पेशेंस के साथ साथ आपको परसिस्टेंस भी रखना है। इसके अलावा सर मतलब आपको गलती करना अलाउ नहीं है। मतलब अगर आप एक गलती करेंगे, जैसे प्री भी निकला नहीं निकला या इंटरव्यू भी तक नहीं निकला, तो आप 1.5 साल पीछे हो जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरों की गलती से सीखें, ना कि खुद गलती करके। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ 4 बार का है ना। तो आप खुद दूसरों की गलती से सीखें तो आपको कम समय लगेगा और कम समय में आप क्लियर कर पाएंगे। और जितने पॉजिटिव हैं जैसे फैमिली, पूरे सपोर्ट, फ्रेंड्स, ऐसा ग्रुप रखिए जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। क्या निगेटिव थोड़ा सा भी होता है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपका एक दिन, महीना, दिन जैसा भी हो आपका पूरा रूइंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना ग्रुप बना के रखिए। कुछ समय के लिए उनको पोस्टपोन कर सकते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाए तब उनसे मिलिए। धन्यवाद उमेश जी। शुभम बंसल सर। जी सर। देखने वाले हमारे जो छात्र हैं, आप उनके आदर्श हैं आज, तो उन्हें कुछ सफलता के मूल मंत्र दें ताकि वो कोई या निराश हैं या किसी कारणवश उनके दिमाग में कोई शंका है वो दूर हो। एक ही शब्द कहना चाहूँगा, लगे रहिए, होगा ज़रूर होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो एक छोटा सा लाइन है उसको ज़रूर अपना एक मूल मंत्र बनाइए। प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाएं, बार बार रिवीजन कीजिए। एक किताब पढ़िए, 100 किताबों के पीछे मत भागिए। ज़रूर होगा। अपने गुरुजनों पर, अपने संस्थान पर और अपने शिक्षकों पर भरोसा रखिए। वो निश्चित तौर पर आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं और सही दिशा में आपको गतिमान कर रहे हैं। लगे रहिए, ज़रूर होगा। धन्यवाद बंसल जी। अतुल सर, यस सर। छात्रों के लिए 2 शब्द। जो भी छात्र देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि CGPSC की जो जर्नी है वो तैयारी शुरू करने से रिज़ल्ट आने तक लगभग 1.5 से 2 साल की रहती है। तो इस टाइम पे अपने आपको अपने को बांध के रखना है। मोटी अप्स एंड डाउन्स इस जर्नी में आती रहेंगी, है ना। तो उनसे आपको डरना नहीं है। आपको अपनी गलतियों से सीखना है, अपने ऊपर सुधार करते चलना है। जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हैं वही जैसे सर ने कहा उस पर आपको बिलीफ रखना है। गुरुजनों को आदर्श मानते हुए उनके मार्ग पर चलना है। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन जान ही रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे। इसमें आपसे बीच में मैं एक प्रश्न नहीं पूछ पाया था। इससे पहले हमने कुछ अधिकारियों का हमने इंटरव्यू लिया था। उसमें जैसा कि आप सोशल मीडिया है, हर कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है और हम हर किसी की बात सुनने के लिए हम भी बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसमें कुछ हमारे जो व्यूअर्स थे उसमें कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि आपने चयनित अधिकारियों को बुलाया, निमंत्रण दिया, निमंत्रण दे के उनको आपने अच्छे से खिलाया पिलाया और उनको समझाया कि क्या बोलना है और उसके बाद उनको बैठा के आपने अपना गुणगान करवाया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस पद में हैं उस पद में आने के पश्चात आप अपना श्रेय दिल्ली IAS संस्थान को और सौरभ सर को दे रहे हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहें तो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप अपना इतना महत्वपूर्ण समय 2-4 घंटे से, जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लगभग 3-4 घंटे से यहाँ पर हैं, तो क्या यह प्रायोजित इंटरव्यू है सर?
सर इसमें मैं अपनी राय देना चाहूँगा, ये बिल्कुल भी प्रायोजित नहीं है। और सर यहाँ पे आना हमारे लिए गर्व की बात है। हम ऐसा मौका ढूंढते थे कि हम भी उस स्टेज पे जाएंगे, हमारा भी इंटरव्यू लोग देखें और हम भी किसी की प्रेरणा बने। तो जब हम क्लास करते थे तो भी ऐसे इंटरव्यूज चलते थे, तो हमारी ये मंशा होती थी कि यार हमको यहाँ पे एक बार जाना है। तो सर ये हमारे लिए बहुत प्राउड फील है कि हम आज यहाँ पे आ रहे हैं और अपना संदेश लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं सर, उनको थोड़ा सा ये सब चीज़ से बचना चाहिए। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, आपको खुद प्राउड फीलिंग होगी अपनी बातें लोगों तक पहुँचा के। अगर आपकी बात लोग सुनते हैं तो मतलब आप एक वैल्यूएबल पर्सन है। तो सर यही अंडरस्टैंड है इस बात में। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था या जो भी इन तरह की चीज़ें सोचते हैं, हमारे देवानंद सर ने जो बोला है कि आप भी एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी और उनके समक्ष रखी जिनके बारे में आपने कहा था। तो निश्चित तौर से यह मान के चलिए कि आप उन संस्थान तो रहेगा, अधिकारियों जो अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं उसके लिए किंचित मात्र भी आप संदेह न करें, क्योंकि वो अपने लगन और मेहनत से वहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जो वह कह रहे हैं वो अपने सफलता कैसे प्राप्त किया है उसकी वो कहानी आपको बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि वो भी किसी से इंस्पायर होकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी किसी को अपना आदर्श मान के यहाँ पर अपना सफलता प्राप्त किए हैं। तो ये सब बताने का और ये इंटरव्यू लेके आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ एक है मित्रों, कि आप कहीं न कहीं कुछ कमी आप छोड़ पा रहे होंगे, जो अगर इनमें से देखने वाले प्रथम या द्वितीय या तृतीय प्रयास कर रहे हैं तो वो अपनी कमी को देखें, समझें और दूर करें। उसके लिए ही हमने ये एक इंटरव्यू यहाँ पर अधिकारियों पर लिए हैं, जो आपको अपनी सलाह दे रहे हैं, अपनी सफलता के मूल मंत्र बता रहे हैं। इसी क्रम में मैं अब आगे हमारे अमन यादव जी सहायक परियोजना अधिकारी से 2 शब्द देंगे। सर आप बच्चों को ऐसा कुछ टिप्स दें जो उनके काम आए। जी सर, अभी मेरा मानना है सर, जैसे मैंने लंबे समय से देखा भी है कि मेहनत रंग लाती है सर, उन लोग को लगे रहना पड़ता है, चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना है। उन चीज़ों के लिए हमने शुरू किया है। जैसे मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो जब मेरा डाउन फेज होता है, जब भी कि कुछ नहीं हो पा रहा है, डिमोटिवेट हूँ, तो मैं हमेशा याद करता हूँ कि मैं घर से किस लिए निकला था। जब मैं 12th पास आउट करके कॉलेज किस लिए निकला था, क्या सोच के निकला था, वो दिन मेरे को हमेशा याद है। और वही चीज़ मेरे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित भी करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम लोग क्या होता है कि एक किसान होता है, साल भर मेहनत करता है, लेकिन उसका फल पूरे साल के अंत में मिलता है। वही चीज़ हम लोग का बेस है, तैयारी में इसकी है, एक लंबा तैयारी है, लंबे समय तक करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना है, शुरू किया ख़त्म भी करेंगे और अच्छे से ख़त्म करेंगे। लगे रहिए, बस मिलेगा, मेहनत रंग लाती है, ये बात तो सच है। ये मैं भी मानता हूँ कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। बस इसी को लेकर आगे बढ़ना है और अपने लिए अच्छा करना है, अपने समाज के लिए अच्छा करना है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद यादव सर। अभिषेक सर, बच्चों को कुछ टिप्स दें। सर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा शॉर्ट में कि जब भी पढ़ाई करें तो प्रायोरिटी डिसाइड करके आप पढ़ाई करें। सब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, आप प्रायोरिटी डिसाइड करके तैयारी करें। हर टॉपिक एक महत्व का नहीं होता और सबसे एक बराबर नंबर के क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। अगर आप वो जानते हैं तो आपसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता, चाहे आपका टीचर हो, आपके दोस्त हो या कोई भी। तो अगर आप वो डिसाइड कर सकते हैं तो आपको रिवीजन में आसानी होती है, आपको तैयारी के दौरान काफ़ी आसानी होती है, एग्जाम में 3 घंटे के समय में भी आपको काफ़ी आसानी होती है। आपको पता होता है कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, आप उस तरह से स्टार्ट कर सकते हो पेपर को, वो एक आपको अलग एज देता है। इसके अलावा प्री के लिए थोड़ा सा सुपर टिप देना चाहूँगा कि थोड़ा सा तुक्केबाज बन जाइए, क्योंकि एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए जो 60 क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो लगभग 45-50 क्वेश्चन लगभग सबको ठीक ठाक आते रहते हैं। उसके बाद जो 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का जो एज रहता है वो आपको गेस करना ही पड़ता है। नॉर्मली अगर टेक्निकली बोलूँ तो वो कैलकुलेटिंग रिस्क रहता है,
पर तुक्का बोल सकते हैं उसको चालू भाषा में, और वो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, आखिरी के 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं सर। आपके 4 जो मूल मंत्र थे फिर से एक बार बोलते हैं सर। सर सोर्स है कि आप पढ़ कहाँ से रहे, उसमें बुक्स भी आएंगे और आपके टीचर्स भी आते हैं। स्ट्रेटजी है, आप अपने तरफ से बना लें या दूसरों को देख के आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल है, स्किल में राइटिंग स्किल आ सकती है, आपके रिवीजन की स्किल आ सकती है। इसके अलावा आप 3 घंटे में आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत काम आता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेमिना सर, मैं हमेशा जोर दूंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, मैं आया था मैंने माइनस से, मैंने फिर बोलूँगा उस चीज़ को, मैंने माइनस से स्टार्ट किया, एक ही चीज़ लेके आया था स्टेमिना, और वही आपको आगे भी लेके जाएगा। आप स्टेमिना रखते हैं, आप सिटिंग अपनी लंबी करिए, सब कुछ आप सीख सकते हैं, बस आप तैयार रहें। तो 4 एस के साथ मैं 5वां एस सौरभ को भी जोड़ सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सौरभ सर का इसमें बहुत ज़्यादा सर, सौरभ सर के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पढ़ाई से इतर मैंने मुझे 4 लाइनें लिखने का मौका मिला था सौरभ सर के बारे में, तो वो चीज़ मैंने सिर्फ लिखी नहीं थी, मैं महसूस भी करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था सर तो कुछ धारणाएँ लेके आया था, वो बहुत सारी धारणाएँ मेरी टूटी, बहुत सी धारणाएँ मेरी मजबूत हुई, और कई नई धारणाएँ बनाने के लिए भी मैं तैयार हुआ। सौरभ सर के साथ एक लंबा सफ़र रहा मेरा, 1 साल से ऊपर का, तो वो एक जो मैच्योरिटी यहाँ से मैं गेन करके निकला सर, वो मेरे को लगता है कि मेरे को अब जॉब में भी काफ़ी काम करेगी, मेरे सोशल लाइफ को लेके, मेरे फैमिली लाइफ को लेके भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा सर उसको लेके। मैं चाहूँगा कि अगर आप जुड़ सकें तो पढ़ाई के अलावा भी आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल सकता है। निश्चित ही हम अभी अभिषेक सर से 4 एस हमने समझा, स्ट्रेटजी, सोर्स, स्ट्रेटजी, स्किल और स्टेमिना, और 5वां इन बातों में जो आया घूम फिर के वो है 5वां एस जो है वो सौरभ। तो ये 5 जब जुड़ गए तो आपके सामने अधिकारी सामने दिख रहे हैं। एस से सक्सेस मिल गया सर, एस से सक्सेस मिल गया, 5 एस के बाद 6वां सक्सेस, 6वां एस है आपका सक्सेस। तो इस तरह से ये चीज़ें समझ में आ रही है। आगे हम चलते हैं हमारे युवा जनपद सीओ श्री नवीन कुमार जी के पास। नवीन जी, हमारे जो आपके उम्र के हम होंगे वो बहुत बेसब्री से आपका मूल मंत्र जानना चाहते हैं। ऐसा कुछ मतलब जो छिपा भी रहे होंगे, जो किसी को नहीं देना चाहते, आज आप दे दीजिए। सर पहले बात तो खुद पे भरोसा रखना, उसके बाद मेहनत सही तरीके से करना, प्लानिंग करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, प्रॉपर तरीके से तैयारी करना, और सौरभ सर के मार्गदर्शन सही तरीके से, मतलब सही डायरेक्शन पहुँच पाना, मतलब मोटिवेशन रहना जरूरी है। प्रॉपर्टी खुद से मोटिवेशन आए कि मेरे को ये निकालना है, तब वो ज़्यादा अच्छा रहता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आने का चांस रहता है। उसके साथ एक निगेटिविटी माइंड आता है, मेंटालिटी, तो मेडिटेशन करते रहना 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, और बस। धन्यवाद नवीन जी। हम चलते हैं हमारे प्रांजल गोयल जी के पास। प्रांजल गोयल जी, छात्रों को दे कुछ टिप्स। सर मेरे अकॉर्डिंग हार्डवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हार्डवर्क विद डायरेक्शन। अगर आप प्लान तरीके से अपने हार्डवर्क को, मतलब आप सोच लें कि आपको कितने महीने कितने दिन आपको किस सब्जेक्ट को देने हैं, और एक प्लान तरीके से आप प्री मेंस और इंटरव्यू साथ ही साथ अगर तैयारी करते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। आप यूनिलैटरल अगर आप बिना हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन नहीं है, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बुक्स पढ़ रहे हैं लेकिन वो बुक्स कितनी एफिशिएंट है, वो कितनी कारगर है आपके CGPSC एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस टू द पॉइंट है कि नहीं, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए आपको, डायरेक्शन भी आपके पास सही होनी चाहिए, और हार्डवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है सर। मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। धन्यवाद सर। अंत में हम कृतिका जी के पास जाएंगे। कृतिका जी अपने छोटे से बरसाही गांव के तो गौरव हैं ही, साथ में इस संस्थान के भी गौरव हैं। कृतिका जी, पुनः आपके पास आकर मैं आपको पुनः एक बधाई दे रहा हूँ। बच्चों को, जो आप जैसे ग्रामीण परिवेश से जो आए हैं, जो अपने आप को शहर के जो बच्चे हैं उस भीड़ से अलग समझ के ऑलरेडी डिप्रेस हो जाते हैं, उन लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ बताएं ताकि वो जो भ्रांति उनके बीच में है ये खत्म हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले हमको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस दिशा में हमको प्रयास क्या करना है।
पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फील्ड से जुड़ें, लेकिन किसी भी फील्ड से जुड़े उस पर आप अपना लगातार मेहनत करते रहें, आप उसमें सफलता ज़रूर मिलेगा आपको। तो अगर पीएससी के क्षेत्र में आना है तो आपको बेहतर गाइडेंस और बेहतर मेहनत की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे सर ने बताया, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही हमारे लिए, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता और बिना मेहनत के आपको सफलता मिलना इम्पॉसिबल है। तो ये ना सोचें कि कहीं शॉर्टकट के तरीके में हम लोग सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे यूथ हैं उनको अपने ऊर्जाओं को केंद्रित करना सीखिए, बिखराव ना हो। ऊर्जा जब तक आप केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे गर्ल्स लोग के लिए बोलना चाहूँगी कि जो आप सोच सकते हैं वो आप बेशक कर सकते हैं। इसलिए इसका उदाहरण मैं हूँ। आप सोचिए, आप अपने उद्देश्य को सोचो कि क्या है, क्या करना, क्या सिर्फ घर गृहस्थी ही लड़कियों का जीवन नहीं होता है, उसके इतर भी हमको अपने समाज में, जैसे मैम ने बताया, हमको अपने समाज में एक पहचान बनाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। और लड़कियां हैं कि वो 2 परिवार का आधार होती हैं, तो इसलिए आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे माता पिता का। तो माता पिता भी ये चाहें कि बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट ना करें, उन पर हमेशा विश्वास जगाएं कि हाँ, हमारा बच्चा ये कर सकता है, हमारी बच्ची ये कर सकती है। उनको ये ना बोले कि तेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर उनमें 2-4 और फेलियर सामने आ भी रहा है तो आप ना बताएं कि नहीं बेटा आपसे नहीं होगा, आप अपना मोड चेंज कर दो या फिर दूसरा फील्ड चेंज कर दो या फिर चलो शादी कर दो। लेकिन क्योंकि शादी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हिस्सा के अलावा कुछ नहीं। तो लड़कियों के लिए बेहतर है कि पहले आप अपना उद्देश्य सेट कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसके बाद जो अदर चीज़ें वो तो होती ही हैं, वो तो होना ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, महिलाओं को हमको इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो प्रॉपर है कि गर्ल्स लोग ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये कहना चाहूँगी। धन्यवाद 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 कृतिका जी। तो हमने इतने देर की चर्चा में आप लोगों के लिए आगे आपका उज्जवल भविष्य के लिए हमने उन सभी प्रश्नों को पूछा है जो आपको आपके सफलता के लिए सहयोग करेगी। इसके आगे और भी अधिकारीगण जो चयनित हुए हैं वो भी आएंगे, उनके साथ भी बैठेंगे। आपके कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हो तो आप इस इंटरव्यू को देखने के पश्चात आप बिल्कुल हमें रिप्लाई कर सकते हैं। उन प्रश्नों को भी हम ज़रूर आने वाले जो अधिकारी रहेंगे उनसे हम पूछेंगे। और जो आप सभी देख रहे हैं इन अधिकारियों को, ये सफलता अपनी जुबानी में इन्होंने बताया है। और ये जो बताए हैं वो कोई बहुत ही कठिन चीज़ों को नहीं बताया है कि आपको कहीं से एक पहाड़ को उठा के लाना है और उसकी पूजा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी चीज़ें आपके अंदर में है, आत्मविश्वास आपके अंदर में है, ईमानदारी, लगन आपके अंदर में है, लक्ष्य की प्राप्ति के गुण आपको बताए जाएंगे। उसके लिए दिल्ली आईएएस संस्थान पूरा डेडिकेटेड है। 24 घंटे में कभी भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर और कोई परेशानी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपको उसके लिए यथासंभव सहयोग की जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरत पड़ने पर चिड़िया भी बना लेती है घोंसला, ज़रूरत पड़ने पर चिड़िया भी बना लेती है घोंसला। तू भी पा जाएगा अपना मुकाम, तू भी पा जाएगा अपना मुकाम, मन में रख एक हौसला। तो मित्रों, आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन में ढालें, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आपने सोचा है, तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। और जाने से पहले मैं हमारे आगंतुक सभी अधिकारियों को संस्थान की ओर से पुनः धन्यवाद दूंगा सर, और आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। और आशा है कि जिस निष्ठा और ईमानदारी से आपने इस पद को प्राप्त किया है, उसी निष्ठा और ईमानदारी से आप आगे अपने पद अनुरूप अपने सेवाओं को राज्य सरकार को समर्पित करेंगे। और साथ ही साथ
दिल्ली IAS संस्थान और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे। आप सभी को पुनः अपने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। है।